आपकी जो क्लास हुआ करती थी अब वो खत्म हो गया? कोर्स पूरा हो गया आपका? इसका मैथ्स का इसके अभी कौन सी क्लास होती थी आपकी? मेरी क्लास के बाद राधे राधे बेटा। हाँ जी, गुड। आज हमारी प्यारी बेटी गाना सुनाएगी, क्या पता भगवान जाने मन ही मन में गा रही है। चलिए आगे बढ़िए। लिबरलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास का मैसेज आपके पास आ ही गया होगा। कोई बात नहीं, 2 से 5 है। हाँ तो 2 से 5 अपनी है। मत आना बेटा, कोई बात नहीं, चले जाना बेटा। जिसको पढ़ना है वो रुक जाना, जिसको नहीं पढ़ना कल एक चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। कल कंप्लीट कराऊंगा चैप्टर नंबर 2, स्टार्ट भी करूंगा और ख़त्म भी करूंगा। आज ये ख़त्म हो जाएगा तो ठीक, और बच गया तो फिर मंडे को। कल ये टॉपिक नहीं चलेगा, कल चलेगा न्यू टॉपिक, और कल ख़त्म करेंगे उसको अपन। आज तक कभी 3 घंटे लगातार पढ़ाया गया? ब्रेक दे देंगे, डोंट वरी। कल की टेंशन कल ले लें। आज 1991 आपको पता ही कि हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। एलपीजी अपन ने स्टार्ट किया ही था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और बेटा अब मुद्दा यह है कि सुबह जब हम इसको पढ़ रहे थे तो कुछ स्टूडेंट्स के कंसर्न थे कि क्या लिबरलाइज किया गवर्नमेंट, क्या प्राइवेट किया। तो बेटा यहाँ पर ये एक टेबल बनी हुई है, जल्दी से इस पर आ जाइए। और अब समझ लो बेटा, आपके जो डाउट हैं वो यहाँ पे क्लियर होंगे बेटा। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट के अंडर में थी, लेकिन 1991 में हमने सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट के अंडर में रखा, जिसमें आयरन, स्टील, हैवी प्लांट मशीनरी, टेलीकम्युनिकेशन, इन को रखा। इसको रिड्यूस करके सिर्फ 3 कर दिया बेटा हमने। तो आज की डेट में ऐसी इंडस्ट्रीज जिसको गवर्नमेंट ही ऑपरेट कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, यह सिर्फ कितनी बेटा? 3। पहली है डिफेंस एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल और रेलवे। ये 3 पे पूरा कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का। यानी प्राइवेट सेक्टर को हम अलाउ नहीं करते, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी हम किसी को देंगे नहीं और रेलवे को लेगा नहीं।
अरे इतना ज़्यादा रिस्की काम है, कौन लेगा भैया? इतनी ट्रेन चलती है, एक भी आगे पीछे होकर जवाब देना भारी पड़ जाता है। गलती लोगों की होती है, जवाब रेलवे को देना पड़ता है। अमृतसर में दशहरे का मेला लग रहा है, लोग पटरी पे खड़े थे, वहाँ वो रावण जल रहा था और वो भाई साहब पब्लिक को पता लगा, ट्रेन ने 3 बार हॉर्न बजाया, नहीं सुना, ट्रेन थोड़ा रुकती, उड़ा दिया। ब्रेकिंग न्यूज़, ट्रेन ने 40 लोगों को उड़ाया। गलती किसकी है? रेलवे की। तो क्या वो 40 को बचाने के लिए 4,000 जो बैठे उनको इमरजेंसी ब्रेक लगाएगा तो ट्रेन पलट जाएगी ना? तो गलती कौन? रेलवे। तो कौन से ट्रैक पर कौन सी रेल आ रही है, बहुत बात बड़ी काम भैया ये। एक ही ट्रैक पे आमने सामने से आगे चलो भाई, खेल खत्म और पैसा हजम। और एटॉमिक एनर्जी हम देंगे नहीं, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टर में देना मतलब, अरे घर घर में एटम बम बनेंगे। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? न्यूक्लियर बम बनाते हैं। चाहिए क्या? 2 दियो भाई, खेल ले, जयपुर खत्म। सबसे खतरनाक वेपन्स रशिया के पास है सब, और उसके पास जो सबसे खतरनाक वेपन है वो है वैक्यूम बम। रूस वैक्यूम बम, उससे जहां पर बम गिरता है वहां पे कोई धमाका या वैसा कुछ नहीं होता। वो बम जहां पे गिरता है वहां की ऑक्सीजन को खत्म कर देता है बेटा। वो खेल खत्म, पैसा हजम। जैसे 20 किलोमीटर के एरिया में ऑक्सीजन सारी खत्म, और 20 किलोमीटर जितने लोग हैं सारे के सारे खत्म। वैक्यूम बम, अरे टेक्नोलॉजी है लोगों के पास। उस बम की पावर ही है कि वो सारी जो ऑक्सीजन है वहां की वो वैक्यूम कर लेता है वो, तो वैक्यूम बम कहते हैं उसको। ऐसे एरिया में जहां पे कोई इंसान नहीं थे, तो वहां पर जो जानवर वगैरह वगैरह थे वो खत्म। तो प्रूव हो गया कि ये काम करता है, और इतने एरिया में काम करता है। तो आने वाले टाइम में जो हथियार होंगे बेटा, वो ऐसे हाईटेक हथियार ही होंगे। कौन गोलियां बम लेके चलेगा? सीधा एक ही बम फेंका पाकिस्तान में, वैक्यूम बम, लोग फड़फड़ा के खत्म, खेल खत्म और पैसा हजम। आ जाओ बेटा। हाँ, वो जो वेंटिलेटर पे वो बच जाएंगे बेटा। डॉक्टर कहेगा बाहर में जा तू, पहले मैं अपने आप को बचाऊंगा बेटा। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले सभी इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, लाइसेंसिंग को हमने खत्म कर दिया, और लाइसेंसिंग है सिर्फ 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज है जिसके लिए क्या लेना पड़ेगा आपको? लाइसेंस। अल्कोहल, सिगरेट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, एरोस्पेस और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल। इनके लिए क्या लेना पड़ेगा? एरोस्पेस जो है बेटा स्पेस एक्टिविटी से रिलेटेड है बेटा। ड्रग्स सो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स अगर बेटा दवाइयाँ बोलते हैं बेटा इनको। फैक्ट्रीज में जो एक्सप्लोसिव काम होते हैं बेटा, बारूद। अब घर में बारूद रखने की परमिशन देंगे बेटा वो, या बारूद दुकान पे तो मिलेगा, 2 किलो बारूद दियो, पड़ोसी घर में लगा के आग लगा दी, पूरा मोहल्ला उड़ा दिया आपने। लाइसेंस है, इसके लिए क्या चाहिए बेटा? लाइसेंस। सबको चाहिए बेटा। इसके बाद बेटा एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट क्या था ये सुबह मैंने आपको बताया था, और उसको रिप्लेस किया था किसने बेटा? कंपटीशन लॉ ने। तो ये लिबरलाइजेशन उठाए गए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थे बेटा। चले बेटा आगे, आगे बढ़िए, काम का नहीं है बेटा। प्राइवेटाइजेशन। इंडिया में प्राइवेटाइजेशन इतना आसान नहीं था बेटा। सबसे पहले हमने प्राइवेटाइजेशन जो था वो यहां पे होते हुए देखा था, ब्रिटेन में। जब प्राइम मिनिस्टर थी वहां पे मिसेस मार्गरेट थैचर। हाँ हाँ, नाम है उनका।
तो सबसे पहले ब्रिटिश कोल माइंस को नेशनलाइज किया गया, प्राइवेटाइज किया गया, और इसके बाद वहां पे हेल्थ केयर और स्कूल एजुकेशन को भी प्राइवेटाइज किया गया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। इसको देख के हमें लगा हमें भी प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, लेकिन हमारे यहां पर यह इतना आसान नहीं था बेटा। रीजन यह था कि जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस लॉस में थे उनको लेने के लिए कोई राजी नहीं था, और जो प्रॉफिट में थे उनको लेने के लिए सारे राजी थे। तो हमें क्या करना चाहिए था? अब आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं बेटा, क्या करना चाहिए इस समय? जो लॉस वाले हैं उनको लेने को कोई राजी नहीं है, जो प्रॉफिट वाले हैं उसको लेने के सब तैयार बैठे, क्या करें बोलो? क्या करें बेटा? आप तो इकोनॉमिक्स के ग्रेट स्टूडेंट्स हो, बताओ बेटा। यस, आप गवर्नमेंट होते तो क्या करते? किसको? अरे लॉस तो बेटा उसमें प्रोडक्टिव एफिशिएंसी नहीं है ना, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी नहीं है। अरे तो गवर्नमेंट का तो खुद ही सब्सिडी में काम कर रहा है, तो खुद का ही तो है गवर्नमेंट का। तो प्राइवेटाइजेशन में जो लॉस में उसको लेने को राजी नहीं है ना। अरे वाह बेटा, बेटा यही किया था हमने। आपका आंसर एग्जैक्ट है बेटा, पहली बार। हमने यही ऑप्शन दिया था उनको कि अगर प्रॉफिट वाला चाहिए ना तो लॉस वाला लेना पड़ेगा, है ना? दिमाग काम कर जाता है कई बार। इंडिया में जैसा कि मैंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन इतना आसान नहीं था बेटा, क्योंकि यहां पर जो लॉस मेकिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस थे उनको लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, एंड द मैनी टेकर्स फॉर सरप्लस मेकिंग इंडस्ट्रीज लाइक ऑयल ड्रिलिंग एंड रिफाइनरीज कंपनीज, मिनरल एक्सट्रैक्टिंग सेक्टर्स, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट। सो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि लॉस मेकिंग को वो फुल्ली और प्रॉफिट मेकिंग को पार्शली बेचेंगे, यानी अगर प्रॉफिट वाले में हिस्सा चाहिए तो लॉस वाला पूरा खरीदना पड़ेगा। और यही आइडिया काम कर गया बेटा। प्रॉफिट वाले में हिस्सेदारी के लिए वो लॉस वाले को लेने को तैयार थे, और यही रिजल्ट सामने आया कि इन्होंने, इंडिया ने प्राइवेटाइजेशन बहुत बेटर तरीके से किया। अब यहां पर बनेगा एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जिसमें एंड तक स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रह ही जाता है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार में ही इस समस्या को खत्म कर लें बेटा। ये 4 पार्ट हैं प्राइवेटाइजेशन के, एक बार में जितने डाउट है ना क्लियर कर लेना, बार बार नहीं, क्योंकि टिल एग्जाम तक मैंने देखा है कि डाउट आते ही रहते हैं, तो एग्जाम तक डाउट आने नहीं चाहिए। आज ही क्लियर कर लो बेटा। पहला होता है डेलीगेशन। पहला क्या होता है बेटा? इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है और प्राइवेट सेक्टर है सर्विसेज। तो जिम्मेदारी किसकी, जवाबदेही किसकी? अरे गवर्नमेंट की। जिम्मेदारी जवाबदेही सब किसकी? सर्विस कौन देगा? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। एक टाइम था जब लाइट चली जाने पर हम फोन करते थे
उठाते नहीं थे फोन, और गलती से उठा लेते थे तो क्या हुआ, लाइट नहीं आ रही, बोले हमारी भी नहीं आ रही, हम खुद ही अंधेरे में बैठे हैं, तुमको अपनी पड़ी है। या फिर उनका जवाब बता, टीम निकली हुई है, कब आएगी, बोले वो नहीं पता, सब निकली हुई है टीम। अब टीम पता नहीं भगवान जाने कहां कहां घूम रही है, वो टीम को पता। आज की डेट में रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की ही है, लेकिन सर्विस दे रहा है प्राइवेट सेक्टर। इससे रात को 2 बजे कॉल करने पर भी कॉल रिसीव होता है, और अगर कोई मेजर फॉल्ट हुआ है तो पहले बता देते हैं कि आपके एरिया में मेजर फॉल्ट हुआ है और इतने टाइम में लाइट आएगी। और लाइट आने का जो टाइम वो बताते हैं, मैंने नोटिस किया कि उससे पहले लाइट आ जाती है। अगर बोलते हैं कि 2 बजे लाइट आएगी, तो लाइट आप मारोगे 1 से 1:30 के बीच में आ जाएगी लाइट। और फिर लाइट आने के बाद सामने से कॉल आता है ये पूछने के लिए कि लाइट आ गई ना। ये सर्विस कौन दे रहा है? प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर तो भाई साहब मरकर भी ऐसी फैसिलिटी नहीं दे सकता। तो इसे कहते हैं डेलीगेशन। क्या कहते हैं? जिसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सर्विस कौन दे रहा है? याद रहेगा बेटा। सेकंड, डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट में गवर्नमेंट पहले बेचती है पार्शियल ओनरशिप। पार्शियल ओनरशिप का मतलब है 49% या उससे कम। क्योंकि बेटा ये 2% का जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर किसी कंपनी के 49% शेयर इनके पास है, 51 मेरे पास है, तो मैं हूं मैनेजिंग डायरेक्टर और इनका कोई सेकंड पार्टनर है। मैनेजमेंट में इनका कोई रोल नहीं है, खाली सजेशन दे सकते हैं और कुछ नहीं। तो डाइवेस्टमेंट में पहले बेचते हैं हम माइनॉरिटी, पार्शियल ओनरशिप बेचते हैं, और बाद में उसकी जो मेजॉरिटी स्टेक है वो एक या एक से ज़्यादा लोगों को बेच देते हैं। जरूरी कि एक को ही बेचेंगे, एक से ज़्यादा को भी बेच सकते हैं। यानी कि टोटल ओनरशिप किसी एक के पास नहीं भी हो सकती, क्योंकि पहले आपने पार्शियल बेची थी, अब बेची तो है लेकिन आपने एक को नहीं बेची, 2-3 को बेच दी। तो उस केस में हो सकता है कि पूरी पार्टनरशिप यानी पूरी जो 51% या मेजॉरिटी है वो किसी एक के पास ना हो। लेकिन एग्जाम के लिए याद ऐसे रखो, पहले पार्शियल बाद में फुल। पहले क्या बेचा अपन ने? पार्शियल, बाद में फुल, तो उसको डाइवेस्टमेंट कहते हैं। और जहां पर शुरू में ही ओनरशिप बेच देते हैं, बस इतना सा फर्क है। यहां पे पहले क्या बेचा बेटा अपन ने, और बाद में क्या बेचा, और यहां पे क्या बेच दिया अपन ने शुरू में ही? 51% या से ज्यादा। बेटा क्या होता है कि कई बार हम देखना चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर उसको संभाल भी पाएगा, नहीं संभाल पाएगा। एग्जाम्पल बेटा एग्जैक्टली किसी का भी नहीं है बेटा, नहीं हो सब कुछ चुका है, लेकिन एग्जैक्ट एग्जाम्पल किसी का भी हमारे पास नहीं है बेटा। बिल्कुल बेटा, लेकिन उसमें पहले माइनॉरिटी है, बाद में मेजोरिटी है। इसमें स्टार्टिंग में ही मेजोरिटी है बेटा, यानी 51% अपन ने बेच दिया। हाँ बेटा, हाँ वो बात की बात है बेटा, हम तो नहीं बेच रहे ना, हमने तो गुनाह नहीं किया ना, किसी और ने किया तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है। हमने भिखारी को भीख दी ये कह कि भैया तेरे को खाना खा लेना, अब वो उसका गलत यूज़ कर रहा है तो उसका जिम्मेदार हम नहीं है। हमने तो खबैसा कर देता उसको। हालांकि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अगर उसने शराब पी तो उसका पाप आपको लगेगा। एग्जैक्टली आपने भिखारी को भीख दी, उसने उससे शराब खरीदी, पी, और घर जाके अपने बीवी बच्चों को पीटा, तो उसके बीवी बच्चे क्या बोलेंगे? सत्यानाश हो उसका, इसने पैसे दिए इसको दारू पीने के लिए। तो भीख देने से पहले सोच समझ के दिया करो। अरे खाना लेके दे दो, और खाना भी ऐसे नहीं खोल के दो उसको। अगर बिस्कुट का पैकेट दोगे दुकान पे वापस भेज देगा वो, 5 रुपए का 3 रुपए दे दे, खोल के दो पैकेट उसको। हाँ कचौरी खिला दो, समोसा खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका मिसयूज नहीं होगा। तो एक डेलीगेशन, एक डाइवेस्टमेंट, एक डिसइन्वेस्टमेंट। यहां तक क्लियर है? तो लास्ट वाले पे चले बेटा, सबसे आसान है बेटा ये। यहां पर प्राइवेट एंटरप्राइज इतना ज्यादा डेवलप हो जाता है कि गवर्नमेंट एंटिटी को डिस्प्लेस कर देता है। एग्जाम्पल है BSNL।
जब से ये एयरटेल वोडाफोन आइडिया है तब से एयरटेल अपना बीएसएनएल क्या हो गया, खत्म, डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस मतलब उसको उसकी जगह से हटा देना। तो आज की प्राइवेट कंपनीज ने बीएसएनएल को अपने जगह से हटा दिया है बेटा, खत्म हो चुका है बेटा इनका। बेटा प्राइवेट कंपनीज के आने से पहले बीएसएनएल की रेपुटेशन क्या थी और आज क्या है बेटा, क्यों नहीं है? तो बस हमने उसको उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया बेटा, जहां पर वो था ना, जिन हाइट्स पे था वहां से डिस्प्लेस कर दिया हमने, उसको हटा दिया उसको वहां से। आज इसके होने ना होने से, हाँ साफ कर दिया उसको बेटा। आज ये हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आज करें बीएसएनएल को बंद कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, कर दो, क्या फर्क, क्योंकि आज प्राइवेट एंटिटी ने इसको टेक ओवर कर लिया बेटा। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। नहीं बेटा, गवर्नमेंट, भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। हाँ नहीं बेटा, इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ अभी तक। जिस दिन हो जाएगा ना उस दिन ब्रेकिंग न्यूज़ होगा, जैसे अभी एयर इंडिया का हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज़ था वो। क्या वो किसका है? टाटा का। यस बेटा, एमआरटीपी एक्ट में अगर एक बड़ी कंपनी छोटी को टेक ओवर करती थी, या दो कंपनियां मर्ज होती थी, या बड़ी कंपनीज अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट करती थी, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। दैट इज एमआरटीपी एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया में आ रहा है एफडीआई। भाई साहब, हमने एलपीजी किया ही इसलिए था कि बाहर से पैसा आए, आ गया भाई साहब। इंडिया में एफडीआई काफी आया। कई लोगों के माइंड में कंफ्यूजन होता है अबाउट एफडीआई एंड एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। दोनों में फर्क क्या है? एफआईआई मतलब जैसे अमेरिका में कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बिजनेस इंस्टीट्यूशन, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, और वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में अगर पैसा लगाए, यानी इंडियन शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, तो उसको कहते हैं एफआईआई। लेकिन बाहर से कोई कंपनी इंडिया में आए और इंडिया में अपना प्लांट लगाए, प्रोडक्शन करे, लाइक हुंडई इंडिया में आया, अपना प्लांट लगाया, होंडा आया, प्लांट लगाया, टोयोटा आया तो उसने लगाया, दैट इज एफडीआई। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि अगर पैसा आए ना तो वो पैसा एफडीआई में आए, एफआईआई में नहीं, क्योंकि ये शेयर मार्केट है। यहां तो आदमी पैसा सुबह लगा के शाम को निकाल सकता है, सर्टेन है। और शेयर मार्केट में आप करोड़ों रुपए लगा दो तो भी क्या हो रहा है? शेयर मार्केट में करोड़ों रुपए लगा दिए, क्या हो गया? उससे आम आदमी को क्या फायदा है? खाली जिनके पास शेयर्स है उनको फायदा, आम आदमी को क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। लेकिन एफडीआई, पहली बात लॉन्ग टर्म होगा। हुंडई इंडिया में आया, फैक्ट्री लगाई, तो बेटा फैक्ट्री शॉर्ट टर्म के लिए लगाई कि लॉन्ग टर्म के लिए? यानी पैसा लॉन्ग टर्म तक यहां पे रुकेगा, पहली बात। दूसरी बात, जब यहां पे फैक्ट्री लगेगी तो यहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो डायरेक्ट फायदा भी हुआ, फिर वो यहां से कंपोनेंट्स भी खरीदेंगे, इनडायरेक्ट भी फायदा होगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होंगे और लॉन्ग टाइम तक पैसा रुकेगा। तो बताओ कौन सा सबसे बढ़िया है बेटा? गवर्नमेंट क्या चाहेगी? पैसा आए तो किस में आए? तो एफडीआई में ही पैसा आए बेटा। इंडिया में एफडीआई दो रूट से आता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इंडिया में एफडीआई आता है, पहली बात तो वो जहां पे अप्रूवल की जरूरत नहीं है, यानी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इससे ऑटोमेटिक रूट कहते हैं बेटा। कौन सा रूट है बेटा? बिना किसी से पूछे ही आप क्या कर सकते हो? इन्वेस्ट। लेकिन इंडिया में कई जगह ऐसी है, जैसे मीडिया हो गया, डिफेंस हो गया, यहां पर पैसा लगाना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी एफआईएफपी से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल डिपार्टमेंट, जिसकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी।
गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है बेटा, इंडियन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो दो रूट है बेटा अपने पास। एक रूट क्या है बेटा अपना, ऑटोमेटिक, पूछने की जरूरत नहीं है कि हम इंडिया में आके बर्गर बेचना चाहते हैं, बेच ले, कहाँ की परमिशन। हम इंडिया में आके मोमोज बेचेंगे, बेच ले। जो मैकडोनल्ड्स आया था कोई परमिशन नहीं है, पिज्जा हट आया कोई परमिशन नहीं है, डोमिनोज आया कोई परमिशन नहीं है। लेकिन अगर आप चैनल लेके आ रहे हो अपना न्यूज़ चैनल, या न्यूज़ चैनल में इन्वेस्ट करना चाहते हो, परमिशन लेनी पड़ेगी भाई साहब। वैसे तो पाकिस्तान आके इंडिया में अपना न्यूज़ चैनल खोल लेगा इन लोग, और फिर उल्टी सीधे न्यूज़ दिखाएगा उसके ऊपर, यहाँ लोग भड़क जाएगी, दंगे हो जाएंगे। और भाई साहब बहुत फर्क पड़ता है एक न्यूज़ का, एक न्यूज़ पूरे देश में आग लगा सकती है। जैसा कि आप इन दिनों में देख ही रहे हैं, और इससे पहले भी होता है। दिल्ली में कुणाल गोस्वामी ने सुसाइड कर लिया था 1991, आई थिंक 90 या 91 में। वो कॉलेज में एडमिशन के लिए गया, उसके 80% थे, उसका एडमिशन नहीं हुआ, एक का 45 पे हो गया ड्यू टू रिजर्वेशन। तो उसका दिमाग खराब हो गया वहीं पे, बोले अब पागल हो गया, मेरे 80% पे नहीं हो रहा, इसका 45 पे हो गया। अपनी गाड़ी में से पेट्रोल निकाला, यूनिवर्सिटी में खड़ा था वहीं पे डाला और आग लगा ली उसने। बोले भाड़ में जी के भी क्या करूँगा मैं, इसको तो 40 पे एडमिशन है, 45 पे, मेरे को 80 पे नहीं है। न्यूज़ आ गई और अगले दिन न्यूज़पेपर में कि जला लिया भाई साहब उसने। पूरे इंडिया में दंगे हो गए, सारे स्टूडेंट्स रोड पे आ गए, बंद करो, रिजर्वेशन खत्म करो, आरक्षण बंद करो। 2-2.5 महीने तक भाई साहब एक स्कूल कॉलेज नहीं खोलने दिया पूरे इंडिया में। जैसे कोई स्कूल कॉलेज खोलता भीड़ पहुंचाती इकट्ठे के, आरक्षण बंद करो, फोड़ दो, आग लगा दो। छोटे बच्चों के मजे। वी आर इंडियंस। 2-2.5 महीने शोर शराबा बचा, दंगे हुए, ये हुए, फिर बात ठंडी पड़ जाती बेटा हमारे यहाँ। और ठंडी पड़ गई तो पड़ गई बेटा, फिर क्या। ऐसे तो लोगों ने ये भी कहा था कि CAA हटा दो, CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। 2 दिन 3 दिन हंगामा, शोर शराबा, ये वो, खत्म कर दिया, अप्लाई कर दिया। NRC गुड। इंडिया के जो भी पड़ोसी देश है, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगर यहां से कोई लोग वहां से यहां पर आते हैं तो हम उनको सिटीजनशिप दे देंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो हिंदू होने चाहिए, क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, मुसलमानों पे नहीं होते हैं। तो जिन पे कोई अत्याचार ही नहीं हो रहा तो उनको यहाँ पे सिटीजनशिप काहे को देंगे हम। कॉमन सेंस की बात है ना। किस पे वो है, लेकिन वो बनाया बेसिकली किसके लिए गया था, इसी के लिए बनाया गया था। तो लोगों ने जो इसका विरोध किया था उनका मेन यही था कि जो मुसलमान आएंगे उनको क्यों दोगे आप, उनको भी दो। तो हमने कहा भाई उनको वहां पे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं तो उनके ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है क्या, या मस्जिदें तोड़ी जा रही है उनकी, आराम से रह रहे हैं ना। लेकिन मंदिर तो तोड़े जा रहे हैं वहां पे, गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं वहां पे, उनको मारा जा रहा है वहां पे। तो अगर वो यहाँ पे आना चाहते हैं तो हम उनको सिटीजनशिप देंगे, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है बेटा। उसमें हमने ये थोड़ी कहा कि यहाँ जो मुस्लिम है उनके साथ, वो हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंडियन है वो हमारे दिल से प्यारा है, जो इंडियन है वो हमारे दिल में है, लेकिन पाकिस्तानी नहीं। इंडियन है तो हमारा भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी से अगर कोई हिंदू आएगा तो हम उसको सिटीजनशिप देंगे, बांग्लादेश से आएगा उसको भी देंगे, लेकिन मुसलमान को नहीं देंगे बेटा, क्योंकि वहां पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही रीजन था बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि इंडिया में कई सेक्टर ऐसे हैं जहां पर FDI अलाउड ही नहीं है, ना ऑटोमेटिक ना परमिशन, और वो है बेटा पहला एटॉमिक एनर्जी, बैटरी, गैम,
चिट फंड, निधि कंपनी। हाँ बेटा, देखो बेटा ऐसा है कि इसके कई रीजन हो सकते हैं बेटा। या तो वो कंट्री हमें हेल्प करना चाहती है, हमारे कई फ्रेंड्स भी तो हैं, और या फिर वो हमारी ताकत को कमजोर करना चाहते हैं। ऐसे हथियार बनाएंगे जो हमसे खुद ही नहीं चलेंगे बेटा। ऐसी मिसाइल बनाई यहीं फट गई, बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं के यही बनाई, यहीं बटन दबा के यहीं फोड़ दिया, उसको खेल खत्म। दोनों चीज़ हो सकती है बेटा, तो अलाउ नहीं कर सकते ना बेटा अपन वहाँ पे। तो चिटफंड तो आप समझते ही हो, वो लक्ष्मी चिटफंड, 21 दिन में पैसा डबल, हेरा फेरी है। निधि कंपनी होती है जो लोगों से छोटे छोटे डिपॉजिट्स लेती है और उनको बताती है कि आप विद इंटरेस्ट हम आपको ये पैसा वापस लौटाएंगे। लाइक सहारा, सहारा ने लोगों से बहुत सारे पैसे लिए थे लेकिन अभी तक चुका नहीं पाए, क्योंकि सुब्रतो राय जो है वो अभी जेल में बंद है, बाहर आएंगे फिर सोचेंगे क्या करना है बेटा। इसके बाद एग्रीकल्चर में, लेकिन एग्रीकल्चर में एफडीआई अलाउड नहीं है, लेकिन इन सब में है क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है। तो फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स है, एनिमल हस्बेंड्री है, इन सब में मशरूम और वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, इनमें एफडीआई अलाउड है। लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है बार बार, वो बनता है प्लांटेशन में। और याद रखिएगा टी प्लांटेशन में एफडीआई अलाउड है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अदर देन टी। तो वैसे तो प्लांटेशन जो बागानों में खेती होती है उसमें एफडीआई अलाउड नहीं है, लेकिन टी प्लांटेशन में एफडीआई अलाउड है, एफडीआई किया जा सकता है बेटा। इसके बाद रियल एस्टेट बिजनेस भी एफडीआई अलाउड नहीं है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट में भी नहीं है। अब ये टीडीआर होते क्या है? मान लो अमेरिका ने इंडिया में आके कंपनी बनाई और बाद में उसके राइट्स बेच दिए पाकिस्तान को, तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो जहां पे राइट्स ट्रांसफर हो सकते हैं वहां पर एफडीआई अलाउड नहीं है। इसके बाद सिगार, सिगरेट, टबाको, इनमें भी बेटा एफडीआई अलाउड नहीं है। सिगरेट बेचेंगे तो सिर्फ हम, तंबाकू बेचेंगे तो हम, बाहर वाले अलाउड नहीं है। हाँ बेटा, रियल एस्टेट बिजनेस बेटा, इंडिया में जमीनें खरीदना, जमीनें खरीद के और जमीनें बेचने का काम जो होता है, यही तो रियल एस्टेट का काम बेटा। इस पर एफडीआई अलाउड नहीं है बेटा। हाँ, आप टाउनशिप बना रहे हो तो बना सकते हो आप यहाँ पे आके टाउनशिप बना के बेच रहे हो, क्योंकि उस पर आपका तो हक नहीं रहेगा ना, आप अपने लिए जमीनें नहीं खरीद सकते यहाँ पे, तो ये आप नहीं कर सकते। टाउनशिप बना दो। टाउनशिप होती है जिसमें आप बहुत सारा बिल्डिंग्स बना देते हैं एक ही बिल्डिंग की जगह पे, कि आपने 2 बीघा की जमीन, 5 बीघा की और 4-5 बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, टाउनशिप हो गया बेटा वो। हाँ बेटा, अभी तो बताया अमेरिका ने कंपनी खोली, पाकिस्तान को राइट बेच दिए। अमेरिका ने इंडिया में आके कंपनी खोली, बाद में उसके राइट्स पाकिस्तान को बेच दिए। तो ऐसी कंपनियां जहां पे राइट्स ट्रांसफर हो सकते हैं वो अपन कहीं किसी एफडीआई अलाउड नहीं है कि बाहर से आके खोल सकता कोई भी। हॉर्टिकल्चर बेटा पेड़ लगाना, फ्लोरिकल्चर होता है बेटा अपने फूलों की बागवानी, बागवान की बागवानी। एफआईआई, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एफआईआई जो है बेटा ये लार्ज फॉरेन ग्रुप है जिनके पास बहुत सारा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। ये एक देश पे रजिस्टर्ड होते हैं लेकिन दूसरे देशों में पैसा लगाते हैं, वहां के इक्विटी फंड में, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में। इनके पास स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम होती है बेटा। हेज फंड्स पे भी लगाते हैं लोग पैसा। हेजिंग एक फंक्शन होता है, जैसे मान लो कि आपको 6 महीने बाद अमेरिका से कोई डील करनी है और 6 महीने हो सकता है कि डॉलर की रेट कम या ज्यादा हो जाए, तो यहां पर ये लोग क्या करते हैं, डील 6 महीने पहले ही डन कर देते हैं कि डील तो हम 6 महीने बाद करेंगे लेकिन रेट आज के लगेंगे, तो उससे कहते हैं हेजिंग फंक्शन। तो उसमें भी बहुत पैसा कमा सकते हैं बेटा आप। अगर आपको लग जाए कि फ्यूचर में डॉलर की रेट बढ़ने वाली है और आप आज ही डील डन कर लो कि एडवांस आज ही दे रहा हूं, मैं तो 6 महीने पहले एडवांस दे रहा हूं आपको, लेकिन डील 6 महीने बाद करेंगे, एडवांस आज ले लो,
तो डील अगर आज डन हो गई ना तो रेट कब लगेगा? आज का, जबकि 6 महीने बाद डॉलर का रेट बढ़ चुका होगा बेटा। तो ऐसे भी पैसा कमा सकते हैं बेटा ये। इनके पास एक स्ट्रॉन्ग टीम होती है बेटा, जो ये पता लगाते हैं कि कौन सी कंट्री में मार्केट ऊपर जाने वाला है, वहां पर ये अपने फंड्स पार्क कर देते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है, ये अपने फंड्स लेके दूसरी कंट्री में चले जाते हैं बेटा। और इसलिए नेशनल गवर्नमेंट चाहती है कि अगर पैसा आए तो एफडीआई में आए, एफआईआई में नहीं। भाड़ में गया एफआईआई, हमें चाहिए एफडीआई। क्या चाहिए बेटा? एफडीआई। इंडिया में शेयर मार्केट में पैसा लगाया, मार्केट ऊपर गया, बेचा, 100 रुपये का शेयर खरीदा था, 110 रुपये का हो गया, बेच के निकल लिए। अब किसी और कंट्री में जहाँ पे वहाँ पे मार्केट ऊपर जाने वाला है, वहाँ लगा दिया पैसा। जहाँ थोड़ी ना है, खाली सब ऑनलाइन ही तो रहा है। यहाँ ऊपर जाने वाला है, ये एग्जिट, वो एंटर, खत्म, बैठे बैठे काम हो गया बेटा। 2000 करोड़ यहाँ से निकाले, 2000 करोड़ वहाँ जमा करा दिया, बस बात खत्म। तो ये कोई 100-200 रुपये तो लगाते नहीं है बेटा। तो 2000 करोड़ लगाएंगे तो प्रॉफिट भी बेटा सीधा 400-500 करोड़ का ही होगा। कमाया, निकल लिए बेटा अगली बार। ये है ओएफडीआई। आईएफडीआई मतलब इनवर्ड, वो पैसा जो बाहर की कंपनीज इंडिया में लगा रही है। और ओएफडीआई मतलब इंडियन कंपनीज पैसा लगा रही है बाहर। तो बेटा हमने आज तक ये देखा है कि इंडिया में बाहर से पैसा आता ही है? नहीं बेटा, जाता भी है। हमारी कंपनीज बाहर काफ़ी पैसा लगा रही है, जैसे कि आपकी भारतीय एयरटेल 978.92 मिलियन इसने पैसा लगाया है यहां पर मॉरिशस में। पीवीआर सिनेमा ने लगाया था श्रीलंका में, सन फार्मा ने लगाया था चाइना में। इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा बेटा, सिर्फ प्राउड फील करो बेटा। क्या फील करो बेटा? प्राउड कि हमारी कंपनीज भी बाहर पैसा लगाती है। हमारे सिर्फ पैसा आता नहीं है, हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर बेटा? तो यहां पर कंप्लीट होता है आपका चैप्टर। एक बार देख लिया जाए, कोई डाउट है तो पूछ लिया जाए। यस बेटा, एफडीआई एसेट में इन्वेस्ट है बेटा। कंपनी आएगी तो यहां पर प्लांट लगाएगी, मशीनें लगाएगी। एफआईआई में सिर्फ शेयर्स खरीदेगी। तो शेयर वाला तो सुबह आके शाम को भी जा सकता है बेटा, लेकिन मशीन वाला तो परमानेंट हो गया ना बेटा। तो कल मिलते हैं बेटा क्लास में।